हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो कि आपका 28 दिसंबर को है, कक्षा 6 और कक्षा 9। तो उसमें हमारी जो ये रणधीर सीरीज है, जो जनरल नॉलेज के मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ कि 40 क्वेश्चन आप देखेंगे सीधा रणधीर सीरीज के 10 प्रैक्टिस सेट्स में से। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराऊंगा क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। ठीक है भाई। और जीके के रण में आपके साथ है रणधीर सीरीज। पिछली साल की अगर आप रणधीर सीरीज के क्वेश्चंस देखें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, चेक कर लीजिए आप। और इस साल भी इसी तरह का रिकॉर्ड बनेगा। हाँ, कुछ विद्यार्थियों को लगता है इसमें से नहीं आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप फ्री हो, मैं तो नहीं आ सकता आपको रोकने के लिए, आप क्या पढ़ो क्या नहीं। तो आप बिल्कुल आप स्वतंत्र हो, आपको जहाँ से मन करे वहाँ से पढ़ लो, बस पढ़ाई कर लो, बस बातों की दुनिया से बाहर निकल जाओ, बस ऐसा ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। चलिए शुरू करते हैं। हॉस्टल बैच के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं, ये नंबर पर कॉल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और हमारे हॉस्टल बैच में तभी आना जब आप हमारा रिजल्ट चेक कर लें। पहली बार देश में ऐसा होगा कि किसी एकेडमी का रिजल्ट पेरेंट्स चेक करेंगे, स्टूडेंट चेक करेंगे। तो ये 36 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं यूपी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम, जो 28 दिसंबर को है कक्षा 6 के। और ये बच्चे पेपर देने जा रहे हैं कक्षा 9 के। और देश में पहली बार ऐसा हो रहा है किसी एकेडमी ने सारे बच्चों का, एक एक बच्चे का रोल नंबर पब्लिश कर दिया जो उसके यहाँ से पेपर देने जा रहे हैं। मैं ये क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ है कि जब कल को आपको मन हो कि हाँ भाई मुझे पढ़ाई करनी है हॉस्टल के थ्रू, तो प्लीज़ आप ये रोल नंबर देख के आना। कक्षा 9 के इन रोल नंबर को देखना, और कक्षा 6 वाले बच्चे इन रोल नंबर को देना। अगर ये कहीं और होते या कहीं और से इस तरह की लिस्ट आ जाए, तो यकीन मानो 36 में से आना है एक फाइनल, वो भी नहीं आना। और 13 में से आना है 0। ठीक है, शुरुआत में 0 हो जाएगा, बाद में अपना कुछ नहीं। तो ये रिजल्ट आना है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा वो तो आप बताएंगे मुझे। लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज वीडियो को स्टडी मटेरियल ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके। और ये बैच है भैया, ये 36 स्टूडेंट में और 49 स्टूडेंट्स में ये बच्चे हैं जो टोटल अपियर होने जा रहे हैं सारे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। डीपेस्ट पॉइंट ऑन द लैंड इज, भूमि पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? भूमि पर बात हो रही है, लैंड पर बात हो रही है। तो लैंड पर सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? डेड सी है, डेड सी। ठीक, राइट आंसर है डेड सी। और ध्यान रखना, डेड सी जो है ये दो देशों के बॉर्डर पर है। एक है जॉर्डन, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट की है जॉर्डन की, और कार डिप्लोमेसी हो रही है। और एक है इजराइल। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मृत सागर है, जो डेड सी है, वो किन दो देशों के बॉर्डर पर है? तो उसका राइट आंसर है भाई आपका जॉर्डन और इजराइल। अगर ओवरऑल आ जाए सबसे डीप पॉइंट, तो ओवरऑल तो मैरियाना ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है भाई, मैरियाना ट्रेंच चैलेंजर द्वीप पर। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है, ये तो नीचा है, ये ऊंचा पॉइंट है। ठीक है, क्लियर। चलिए, और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, और जेरूसलम कैपिटल है किसकी? जेरूसलम किसकी है? इजराइल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डन हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन बिहार दिवस है। बिहार की स्थापना, बिहार राज्य की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। तो बिहार का फाउंडेशन डे और जल दिवस दोनों एक दिन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। ठीक है भाई, 22 मार्च इसका राइट आंसर है। और मैं साथ में ये भी बता दूं भाई, 21 जून भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इंडियन सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस, कल को आपको आईएएस बनना होगा, सैनिक स्कूल से पढ़ेंगे, यूपीएससी का एग्जाम के थ्रू एनडीए होता है। तो यूपीएससी का एग्जाम भी सिविल सर्विस का एग्जाम जिसको बोलते हैं इंडियन सिविल सर्विस डे। ठीक है भाई, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस डे। और 8 अक्टूबर को पता होना चाहिए आपको, एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे। तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ में ध्यान रखना भाई आपका कि भारत में पहला व्यक्ति जिसने सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया था, इंडियन सिविल सर्विस, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने पहले व्यक्ति जिन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया था। पहली आईपीएस तो
किरण बेदी थी पहली आईपीएस महिला, लेकिन ओवरऑल पहले व्यक्ति इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को एग्जाम को क्लियर किया था वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 में इन्होंने क्लियर किया था, जब अंग्रेज लेते थे तब सिविल सर्विस एग्जाम, तब इन्होंने क्लियर किया था सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, ध्यान से पढ़ लिया करो भाई, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता तो भारत रत्न होता, अगर यहाँ पे मैं इसकी जगह सिविलियन कर दूं तो हो जाएगा भाई भारत रत्न, लेकिन लिटरेरी है तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ज्ञानपीठ अवार्ड। क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। और जी शंकरा करूप इसके पहले व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, मलयालम ऑथर थे जी शंकरा करूप। और विनोद कुमार शुक्ला को मिला है इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार, विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है भी, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो इसको थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है भाई, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल है, तो वो यूपी के क्वेश्चंस बनेंगे। हालांकि मेरा टारगेट रहेगा, अगर समय रहा तो मैं यूपी के कुछ स्पेशल जीके भी लेकर आऊँगा, बट फिलहाल मेरा टारगेट इसी के अंदर इनको कवर करने का, 10 सेट्स के अंदर ही। तो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है? तो उत्तर प्रदेश 10 राज्यों और केंद्र शासित के साथ शेयर करता है, 10 हैं टोटल। ठीक है, राइट आंसर है सी। अब इनको हम थोड़ा मैप से गिनेंगे, ये बहुत जरूरी है इनको गिनना। सबसे पहले देखिए, ये जो बाउंड्री है ये है भाई उत्तर प्रदेश की बाउंड्री, क्लियर? ठीक है, ये सारी जो बाउंड्री है ये उत्तर प्रदेश की है। अब देखते हैं कौन कौन सा, एक तो मध्य प्रदेश, एक दूसरा राजस्थान, 2 हरियाणा और दिल्ली, क्योंकि यूनियन टेरिटरी भी लिखा है क्वेश्चन में यूनियन टेरिटरी, तो कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक, पंजाब है नहीं, हिमाचल प्रदेश यस 6 हो गया, उत्तराखंड 7 हो गया, इधर बिहार हो गया 8, इधर झारखंड हो गया 9, और इधर हो गया छत्तीसगढ़ 10। ठीक है, क्लियर? तो कितने के साथ शेयर करता है? और भी कोई रह गया कि नहीं भाई? तो 10 ऐसे राज्य है जिनके, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनके साथ उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। और ये भी बच्चों ध्यान रखना कि ये वो राज्य जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन शेयर करता है? यही करता है वो, उत्तर प्रदेश। और सवाल आए कि कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? देश तो यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा होगा आपको, दैट इज नेपाल। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर तो एक ही देश के साथ शेयर करता है ना, नेपाल। ठीक है, चलिए एक बार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे भूटान देख रहे हैं ना, भूटान, सॉरी सिक्किम, हाँ सिक्किम जो देख रहे हैं, सिक्किम ऐसा है जो 3 देशों के साथ शेयर करता है। एक तो हो गया नीचे, इधर तो नेपाल, इधर भूटान, और ऊपर हो गया चाइना। तो सिक्किम जो है वो 3 देशों से घिरा हुआ है, नेपाल, भूटान और चाइना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है भाई ये? तो कुंडनकुलम है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है कुंडनकुलम। क्लियर? और ये भी ध्यान रखना, कर्नाटक में कैगा है, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक, इसको भी ध्यान रखना, कर्नाटक में है कैगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व के जन्मों के बारे में बताती हैं, तो राइट आंसर है बुद्धिज्म। तो जातक कथाएं बुद्धिज्म है। और ध्यान रखना, जहां भी भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, जहां भी उनके स्तूप बने हुए हैं, उन पर जातक कथाएं उनकी दीवारों पर लिखी, जैसे अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, तो अजंता एलोरा की गुफाओं में जो दीवारें हैं वहां पर जातक कथाएं से चित्र बनाए गए हैं, वो बताते हैं भगवान बुद्ध के बारे में, वो क्या कौन सा मार्ग फॉलो करते थे, क्या खाते थे, क्या सब चीजें बताते हैं उनके बारे में। और सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास है, वो उस पर भी जातक कथाओं के बारे में बात बताई गई। सांची का स्तूप जो बुद्ध धर्म को बताता है, सांची का स्तूप। ठीक है, चलिए। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ इज, कौन सा है भाई? ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जानवर है धरती पर। ठीक, और हाथी एक ऐसा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन भी आता है। एक ऐसा जानवर जो जंप नहीं कर सकता, उसका नाम है हाथी। ठीक, चलिए। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, खून के जमने में, रक्त के थक्के जमाने में, मतलब खून का जो, जैसे आपको वुंड हो गया, आपको घाव हो गया, और घाव होने के बाद आपका खून बह रहा है, लेकिन आप कुछ देर बाद देखते हैं कि वो अपने आप रुक जाता है, तो उसका कौन सा विटामिन उसमें मदद करता है? तो विटामिन के,
हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। विटामिन ए से आईज को हेल्प मिलती है। रतौंधी एक रोग होता है, रतौंधी, रात को कम दिखाई देता है तो उसको रतौंधी बोलते हैं, तो उसमें हेल्प करता है। नाइट ब्लाइंडनेस को, इसको आप कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस को प्रोटेक्ट करता है कौन सा? विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन सी स्कर्वी को प्रोटेक्ट करता है। स्कर्वी मतलब जो स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो आपके गम्स है उसमें से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। सूर्य की रोशनी से मिलता है विटामिन डी, सूर्य की रोशनी से, ठीक। चलिए, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो कौन सा उपकरण है जो समुद्र की गहराई को मेजर करेगा? तो कौन सा है भाई? वो है फादोमीटर। कौन सा है भाई? फादोमीटर है, फेदोमीटर है जो समुद्र की गहराई को नापता है। इससे तापमान नापा जाएगा, इससे ह्यूमिडिटी आर्द्रता नापी जाएगी। आर्द्रता, हवा में नमी कितनी है, हवा में कितनी नमी है, हवा में पानी की मात्रा कितनी है। गीली गीली सी हवा जब महसूस करते हैं तो हाइग्रोमीटर बताता है कितनी नमी है। और बैरोमीटर ये बताता है वायु दाब, प्रेशर कितना है, ठीक है। बैरोमीटर मेजर करता है वायु दाब। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तब वो पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो फोटोसिंथेसिस में वो क्या ग्रहण करते हैं? देखिए, फोटोसिंथेसिस में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं अपने अंदर, और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींचते हैं। तो ये ध्यान रखना, टेक लिखा है, टेक क्या लेते हैं? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, ये लिस्ट है। जिन बच्चों को ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल बैच से जुड़ना है तो प्लीज़ एडमिशन कराने से पहले इस लिस्ट को देखकर आना और देखना कि कितनी शानदार पढ़ाई होती है। और कक्षा 9 के बच्चों के लिए ये है, और देश की पहली एकेडमी बन गई है जिसने ऐसा कर दिया है, और मुझे लगता है कि एकमात्र एकेडमी ना रह जाए, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि सभी जब पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजे कि ऐसा नहीं कि आँख बंद करके भेज दिया, पता चला फिर एक साल में जैसा गया था उससे घटकर वापस आ गया, ठीक है। इससे अच्छा तो घर ही बच्चा रहे, घर से तैयारी करे, वो कुछ ज़्यादा बेहतर कर लेगा। हॉस्टल में जाने का फायदा तभी है जब वहाँ पे वो शानदार पढ़ाई कराइए। करंट चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के करंट चेयरमैन कौन है? तो कौन है भाई इसरो के करंट चेयरमैन? एस सोमनाथ है इसरो के करंट चेयरमैन। तो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म भी याद रखना। तो इसके चेयरमैन है आपका, मैंने सोमनाथ कर दिया, इसको ठीक कर, हाँ यस, डॉक्टर एस सोमनाथ। मुझे लगता है नहीं भाई, इसको मैं ठीक करूँगा, एस सोमनाथ नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए, डॉक्टर वी नारायणन, इसको ठीक करिए भाई। तो हम यहाँ करेंगे ई ऑप्शन, इसमें ऐड करिए डॉक्टर वी नारायणन, ठीक है। एस सोमनाथ तो पहले थे तो इसको कर लीजिए ठीक, क्लियर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एक तो ये बात हो गई, लेकिन यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट नाम भी लिखे हैं। विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई जो इसरो के पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? विक्रम साराभाई। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। इसरो का हेडक्वार्टर देखो बच्चों बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, और जब पहले चेयरमैन बने वो विक्रम साराभाई बने। समीर वी कामत भी अभी है किसके, वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और अनिल चौहान हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, हमारे तीनों सेनाओं को जो तीनों सेनाओं में जो कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। देखो, अनिल चौहान को आप तीनों सेना के अध्यक्ष नहीं कह सकते, तीनों सेना के अध्यक्ष तो प्रेसिडेंट होते हैं, वो तो वो है कमांडर इन चीफ, तो वो है। लेकिन तीनों सेनाओं को अगर सिनर्जी बना के चलनी है तो उसका काम है जनरल अनिल चौहान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, क्लियर। चलें आगे, चले। सांभर लेक, सांभर झील स्थित है, कहाँ है सांभर झील? तो सांभर झील है भाई राजस्थान में स्थित। और ओडिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट झील स्थित है जिसका नाम है चिल्का झील। क्या नाम है भाई? चिल्का झील तो है उड़ीसा में। मणिपुर में भी एक इंपॉर्टेंट है लोकटक झील, जिस पर दुनिया का एकमात्र पानी में तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, केबुल लमजाओ। केरला में भी एक झील है जहां पे हर साल नेहरू बोट रेस होती है, वेम्बनाड लेक,
ठीक है, वेम्बनाड लेक पर हर साल नेहरू बोट रेस होती है। ठीक है भाई, ये है केरला में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क फेमस फॉर एशियाटिक लायंस, कौन सा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है भाई? गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में है, जहां पर एक सींग के गैंडे मिलते हैं, वन हॉर्न राइनो मिलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है और देश का पहला नेशनल पार्क, सबसे पुराना नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में, रणथंभौर। तो ये सब चीजें याद रखना भाई, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, कब मनाते हैं नेशनल साइंस डे? तो हर साल मनाया जाता है नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। ठीक, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो रमन इफेक्ट दिया था सीवी रमन ने, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसीलिए हम मनाते हैं। सीवी रमन जो दूसरे व्यक्ति भारत के जिनको नोबेल प्राइज मिला, फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला सीवी रमन को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, रमन इफेक्ट के लिए उनको मिला था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे 22 दिसंबर नेशनल मैथ्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 29 अगस्त भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे दिवस। चलिए, राम मंदिर अयोध्या में बन चुका है, भव्य राम मंदिर बना हुआ है। तो ये जो इसका उद्घाटन हुआ था वो किस तारीख को हुआ था? तो वो हुआ था 22 जनवरी को, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। 22 जनवरी 2024 में हुआ था ये उद्घाटन राम मंदिर का। ठीक, क्लियर। और अगर मैं देखूं तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, 23 दिसंबर नेशनल फार्मर्स डे, राष्ट्रीय किसान दिवस। 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। हालांकि 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाए जाते हैं, इंटरनेशनल एलिफेंट डे 12 अगस्त को ये मनाया जाता है, दोनों है। भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ऐसा राज्य जो समुद्र से सबसे लंबी बॉर्डर लाइन शेयर करता है, तो कौन सा है भाई? ये है गुजरात। राइट आंसर है गुजरात। और ध्यान रखना, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम गुजरात का अहमदाबाद शहर होस्ट करेगा। 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम है वो गुजरात का अहमदाबाद शहर होस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, तो कौन है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री? तो हैं श्रीमती आपका ममता बनर्जी। तो आपका ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। और ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, भी चुनाव होने वाले हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कलकत्ता, और इसको बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय। अगर क्वेश्चन आ जाए सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं, आनंद का शहर, तो है कलकत्ता। M.K. स्टालिन भी है भाई तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री है, ध्यान रखना इसको। और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं 10वीं बार। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ गूगल, गूगल एक सर्च इंजन है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो गूगल की फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। गूगल की फुल फॉर्म भाई ये याद रखना, एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। और गूगल के जो फाउंडर है जिन्होंने गूगल बनाया, लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, लैरी LARRY, लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, अमेरिका की कंपनी है गूगल। और जो गूगल है ना, इसकी पेरेंट देखो, गूगल के ऊपर भी एक कंपनी है जो इसको चलाती है, इसका नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट है गूगल की पेरेंट कंपनी, राइट। ठीक है भाई, चलिए। और गूगल के एट प्रेजेंट CEO, देखो ये तो उन्होंने तो बनाया था, लेकिन अभी CEO, अभी गूगल के जो चेयरमैन है वो कौन है? सुंदर पिचई। ये भारतीय मूल के हैं, सुंदर पिचई, ये गूगल के अभी एट प्रेजेंट चेयरमैन है। चलिए, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? विच बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड, तो कौन सा है भाई? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। ओल्डेस्ट, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है भाई आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। टोटल कितने वेद है? 4 वेद है। और चारों वेदों की जो
रचना की थी उसका श्रेय किसको जाता है? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास को जाता है इनकी। ठीक है भाई, महर्षि वेद व्यास को जाता है इन ऋग्वेद की रचना का श्रेय। तो ये बच्चे पेपर देने जा रहे हैं और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने सब कुछ ओपन कर दिया है और देश की पहली एकेडमी बन गई है जिसने पूरी पारदर्शिता अपने जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है उसमें ला दी है। देखिए अक्सर होता ही है कि पेरेंट्स पूछते हैं फ़ोन करके आपका रिजल्ट क्या रहा, और सामने वाला बताता है मैंने तो 200 सिलेक्शन करा दिए। बस एक छोटी सी रील बनती है, उस पर यकीन हो जाता है हाँ हो गए, बाद में कहते हैं कि अरे 200 की जगह तो 2 ही है। फिर क्या हुआ था कि हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया था। बस ये सच्चाई है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता ये हो, मैं ये चाहता हूँ, हमारी पूरी टीम ये चाहती है कि कक्षा 9 के बच्चों का रिजल्ट देखा जाए। 13 बच्चे पेपर देने जाएंगे कक्षा 9 में, और कक्षा 6 में ये 36 बच्चे पेपर देने जाएंगे। अगर किसी को कक्षा 6 के लिए तैयारी करनी है तो प्लीज़ इस रिजल्ट को देख कर आना, और किसी को 9 की तैयारी करनी है इस रिजल्ट को देख कर आना। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल। तो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। और ये क्या थी? ये थी वेट लिफ्टर, वजन उठाने वाली, भारोत्तोलन वेट लिफ्टर थी भाई। 2000 में जीता था उन्होंने। 2000 में आपका सिडनी ओलंपिक्स, सिडनी मतलब ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और पहली भारतीय महिला बन गई थी। ठीक, जिन्होंने आपका किसी कॉमनवेल्थ किसी ओलंपिक में मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। करंट लोकसभा स्पीकर, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो करंट लोकसभा स्पीकर है भाई अभी ओम बिरला। ओम बिरला। और ये ध्यान रखना है सारे ही पद इंपॉर्टेंट है। ये है डेप्यूटी, ये है डेप्यूटी, हरिवंश राय है डेप्यूटी चेयरमैन। देखो ये तो हो गया डेप्यूटी। ठीक है, हरिवंश राय डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के हैं। ये राज्यसभा के हैं, ध्यान रखना। डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन जब मैं बोलता हूं तो राज्यसभा की बात होगी, और जब स्पीकर बोला जाएगा स्पीकर तो लोकसभा की बात होगी। ये है अभी वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान रखना ये वाइस प्रेसिडेंट है। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? ये राज्यसभा के वाइस चेयरमैन है ये द्रौपदी मुर्मू। कौन है? हमारी प्रेसिडेंट है। ठीक, और ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अगला ओलंपिक खेल किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स कब होंगे? वो होंगे 2028 में। 2024 के तो पेरिस में फ्रांस में हो चुके थे। ठीक है, 2028 के कहाँ पे होंगे? वो होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में। ये भी ध्यान रखना भाई, लॉस एंजलिस शहर में होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 2028 के समर ओलंपिक लॉस एंजलिस शहर यूएसए में होंगे। और जो पहले ओलंपिक्स गेम हुए थे 1896 में, वो हुए थे ग्रीस यूनान में हुए थे। ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुए थे 1896 में। और 2032 के भी होंगे, वो होंगे 2032 के होंगे ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में। सिडनी, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी कर दो या ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन में होंगे वैसे तो, सिडनी नहीं। ठीक है, सिडनी ओलंपिक्स में तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था पदक, वो अलग है। तो 2036 के यहाँ पे होंगे, 2032 सॉरी 2032। ठीक है, चलिए क्या भारत ने आज तक ओलंपिक गेम्स होस्ट किए हैं? जी नहीं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? कौन बनी थी भाई? प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ये अभी की प्रेजेंट है, 15वें नंबर की हैं ये अभी। ठीक है, इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री, ओनली आज तक एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है, श्रीमती इंदिरा गांधी। सरोजिनी नायडू पहली गवर्नर किसी राज्य की, उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी थी। और इनके बर्थडे को मनाते हैं हम 13 फरवरी को, नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है भाई। अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो कौन है भाई? ये हैं जेडी वांस। कौन है? जेडी वांस। और पहले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। इसलिए राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। पता क्यों है? क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन इनके पहले राष्ट्रपति थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। इसलिए वॉशिंगटन डीसी क्या है? वहां की राजधानी है अमेरिका की, राइट। और अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है भाई। 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं।
तो ये 25 क्वेश्चंस का सेट था। जिन बच्चों को हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है आप इस नंबर पर कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस बार का ये बैच 28 जनवरी को पूरा हो जाएगा। सभी बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। इस साल ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से 80 बच्चे विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, कक्षा 6, कक्षा 9, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरएम सब में, और 50 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन लेकर जा रहे हैं। और वो भी विद दिखाने के साथ साथ आप हमारी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हमने लिस्ट जारी कर दी ताकि खुद पेरेंट्स देख ले कि कितनी शानदार पढ़ाई होती है। मैं कहता हूँ अगर इस तरह का अवसर आपको मिल रहा है तो फिर इससे अच्छी अकेडमी नहीं आपको मिल सकती। जिन बच्चों को घर से तैयारी करनी है तो भाई उनके लिए घर के लिए भी हमारे पास बेस्ट है। हमारे वीडियो कोर्स को लीजिए, यहाँ पे भी अच्छी है। लेकिन जिन बच्चों का मन है कि हॉस्टल के थ्रू मुझे तैयारी करनी है, घर पर माहौल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा माहौल मिलेगा। एक ऐसी अकेडमी जिसने पहले ही बता दिया कि इतने बच्चे हमारे यहाँ से पेपर देने जा रहे हैं और आप खुद देखिए कि उनका रिजल्ट क्या रहा है। उम्मीद करता हूँ जो प्रैक्टिस सेट 4 है वो आपको अच्छा लगा होगा। और ध्यान रखना सारे सेट देख कर जाना है आपको। एक सेट को, एक रणधीर सीरीज का सेट है, कम से कम 4 से 5 बार देख के जाना भाई इसको, ठीक है। 4 से 5 बार देख के जाना। बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं है, आधे घंटे के अंदर एक वीडियो खत्म हो जाती है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आपको होनी चाहिए। क्योंकि भाई 40 प्लस का स्कोर करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।